हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख गया है। क्या कह रहा है कि निम्न कथन को वाक्यांश यदि तो का प्रयोग करते हुए 5 विभिन्न रूप में इस प्रकार लिखिए कि उनके अर्थ क्या हो, समान हो ना। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखा है वो कंपाउंड स्टेटमेंट है और किससे ऐड है, वो इफ देन से ऐड। देखो यदि तो है ना, यदि तो से वो जुड़ा हुआ है और इसको 5 और प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। जब अपन इंट्रो स्टार्ट किया था 14.4 का तो मैंने बताया था इसको 5 और तरीके से लिख सकते हैं। तो वो पांचों के पांचों तरीके क्या है, देखो क्या है कि आंसर नंबर फर्स्ट है ना। स्टेटमेंट क्या है, इफ देन है ना, इफ पी। ये स्टेटमेंट जो है वो किस तरह का है, इफ पी देन क्यू, ये इस तरह का स्टेटमेंट है ना। अब देखो इसके 5 और तरीके क्या है। फर्स्ट क्या है कि P इंप्लाइज Q है ना। दूसरा पहला इसका जो फर्स्ट मेथड होगा वो क्या होगा, मैंने आपको बताया था P इंप्लाइज Q है ना। इंप्लाइज लिख दो या अंतर प्रभाव है ना, अंतर्भाव है ना, अंतर्भाव यूं लिखेंगे P इंप्लाइज Q। तो क्या लिखेंगे, P, ये B स्टेटमेंट है, आपको पता है ये P स्टेटमेंट है और इसके आगे वाला ये क्या है, Q है ना, Q है। क्या लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या विषम है अंतर्भाव, वो लिखेंगे इंप्लाइज अंतर्भाव उसका वर्ग भी विषम है, यूं लिखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, P इज, सेकंड तरीके कैसे लिखेंगे, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q है ना। तो लिखेंगे P क्या है, ये है ना। P क्या है, ये क्या है कि एक प्राकृत संख्या विषम है, पर्याप्त प्रतिबंध है, इस बात के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि उसका वर्ग भी विषम है ना। इसके लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि उसका वर्ग भी विषम है, कि उसका वर्ग भी विषम है। ठीक है। नंबर थर्ड किस तरह से लिखते थे अपन, थर्ड मैंने क्या बताया था, P ओनली इफ Q है ना, ओनली इफ Q है ना। इसमें कैसे लिखेंगे, P मतलब एक प्राकृत संख्या का वर्ग, एक प्राकृत संख्या विषम है, एक प्राकृत संख्या विषम है केवल यदि उसका वर्ग भी विषम है, उसका वर्ग भी विषम है ना। ठीक है। और नंबर फोर्थ क्या लिखा था कि Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ठीक है। तो Q क्या है, उस किसी प्राकृत संख्या का, एक प्राकृत संख्या का वर्ग विषम है, एक प्राकृत संख्या Q है ना, पहले Q लिखेंगे, Q लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या का वर्ग विषम है, इसके लिए
आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी मतलब आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्राकृत वह एक विषम संख्या है ना, कि वह एक विषम संख्या या एक प्राकृत संख्या एक विषम संख्या, वह एक विषम संख्या है, ठीक है। और नंबर फिफ्थ में तो कॉन्ट्रापोजिटिव अपन ने देखा था वही है ना, कि P जो स्टेटमेंट दे रखा है P इंप्लाइज Q है, तो उसका पांचवा तरीका है वो क्या होगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। इसको कॉन्ट्रापोजिटिव भी बोलते थे अपन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखते हैं नेगेशन Q है ना, एक प्राकृत संख्या विषम नहीं है यदि एक प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं है तो उसका नेगेशन P ना, तो उसका वर्ग भी विषम नहीं है, तो उसका एक संख्या का वर्ग, नेगेशन Q लिखना था, सॉरी, नेगेशन Q क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग विषम नहीं है ना, एक प्राकृत संख्या का वर्ग एक प्राकृत संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो वह संख्या विषम नहीं है ना, वर्ग विषम नहीं है तो वह प्राकृत संख्या विषम नहीं है, प्राकृत संख्या विषम नहीं है ना। इस तरह से कोई स्टेटमेंट इफ देन से अगर कनेक्ट है तो उसको पांच और तरीके से लिख सकते हैं, और इन पांचों के जो अर्थ है ना, मीनिंग है, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो ये अर्थ दे रहा है, जो ये वाला स्टेटमेंट मीनिंग दे रहा है, वो ये पांचों के पांचों दे रहे हैं ना। चेक कर ले रहे हैं अपन बुक में किस तरह से लिखा है इन्होंने, किस तरह से लिखा है 14.4 में। एक प्राकृत संख्या विषम है का तात्पर्य है कि उसका वर्ग भी विषम है ना, एक प्राकृत संख्या विषम है, अंतर प्रभाव उसका वर्ग भी विषम है ना, ठीक है। कोई प्राकृत संख्या विषम है केवल यदि उसका वर्ग विषम है, उसने ये पर लिख दिया, कोई प्राकृत संख्या विषम है केवल यदि उसका वर्ग विषम है, यदि किसी प्राकृत संख्या के विषम होने के लिए अनिवार्य है कि उसका वर्ग विषम हो, है ना। एक प्राकृत संख्या विषम होने के लिए पर्याप्त है कि उसका वर्ग भी विषम हो, ठीक है। यदि एक प्राकृत संख्या विषम नहीं है, यदि किसी प्राकृत संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो वह प्राकृत संख्या विषम नहीं है, ठीक है। सॉरी, फोर्थ नंबर क्या है, एक प्राकृत संख्या वर्ग विषम होने के लिए पर्याप्त है ना, पर्याप्त है एक प्राकृत संख्या का वर्ग विषम होने के लिए आवश्यक है ना। पहले क्या था, P इंप्लाइज Q, तो ये क्या है, सफिशिएंट है, और ये क्या है, नेसेसरी। P सफिशिएंट है ना, P सफिशिएंट, प्राकृत संख्या विषम है, ये तो सफिशिएंट है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या कह रहा है कि निम्न कथनों के प्रतिधनात्मक व विलोम कथन लिखे ना। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनके आपको कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट लिखने हैं। और अपन ने क्या पढ़ा था इनके बारे में, देखो कि इफ P देन Q ना से कोई स्टेटमेंट आपको गिवन है, देन इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, नेगेशन Q, इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P, ये तो कॉन्ट्रापोजिटिव था। एंड कन्वर्स क्या होगा, इफ Q देन P, ये इसका क्या होगा, कन्वर्स होगा। ये अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्ट है तो, है ना। तो अब इनके अपन को क्या लिखने हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव, और यहाँ बीच में मैं लाइन खींच के एक साइड क्या लिख दे रहा हूँ, कॉन्ट्रापोजिटिव, है ना, और एक साइड लिख दे रहा हूँ कन्वर्स, ठीक है। इधर तो अपन लिख दे रहे हैं प्रतिधनात्मक, है ना,
प्रतिधनात्मक कथन, और इधर लिख दे रहे हैं विलोम कथन, है ना, विलोम कथन। चलो जी फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है ना, क्या है, पहले देखो ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो इफ देन से कनेक्ट है। देखो इफ देन है ना, ये P है और ये क्या है, Q है ना। क्या कह रहा है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x विषम संख्या है ना। यदि कॉन्ट्रापोजिटिव में इफ P देन Q, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ नेगेशन Q। यदि x एक विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, नेगेशन Q, इफ नेगेशन Q, तो x एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो x एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, नहीं है। बोले सर ये ट्रू फॉल्स है क्या? अभी ट्रू फॉल्स की अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिख रहे हैं ना। x एक अभाज्य संख्या तो विषम नहीं है, तो फॉल्स है ना। x एक अभाज्य संख्या है तो सम हो सकती है, विषम नहीं, विषम नहीं है मतलब सम है, विषम नहीं है, विषम है मतलब विषम है, विषम नहीं, विषम भी हो सकती है, दो भी हो सकते ना। इसका अपन सिर्फ कॉन्ट्रापोजिटिव चेक लिख रहे हैं, ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं कर रहे ना। चलो जी इसका लिखेंगे हम कन्वर्स, है ना। कन्वर्स क्या लिखना है कि इफ स्टेटमेंट क्या हो, इफ P देन Q, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, इफ Q, है ना। इफ Q, यदि x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो x एक अभाज्य संख्या है ना। तो x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये इसका कन्वर्स हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। सेकंड पार्ट क्या है, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं, है ना। इफ P देन Q, है ना, देन Q, है ना। ये P है और ये Q है, और इसका नेगेशन सॉरी कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है मेरे को, तो Q का नेगेशन, है ना। यदि वे मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं, मतलब इसका नेगेशन क्या होगा, काटती हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक तल या समतल में काटती हैं तो भी, ये देखो क्यू स्टेटमेंट क्या था, वे दो रेखाएं एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं, तो उसका नेगेशन क्या होगा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक तल में काटती हैं तो इसका नेगेशन, तो वे समांतर नहीं हैं, तो वे रेखाएं समांतर नहीं है। क्यू का P का भी नेगेशन, P क्या है, दो रेखाएं समांतर है, उसका नेगेशन क्या होगा, वे रेखाएं समांतर नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसका लिखेंगे विलोम, कन्वर्स। इफ Q, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं, एक दूसरे को एक तल में नहीं काटती हैं तो वे समांतर हैं, तो वे रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है साहब, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के ठंडा होने का तात्पर्य है कि उसका तापक्रम कम है ना। बोले सर इसमें तो इफ देन है नहीं, यदि तो है नहीं, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव या इनवर्स कैसे लिखेंगे। मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में इफ देन वाले स्टेटमेंट को लिखने के 5 और तरीके बताए थे ना, तो वो कुछ उस तरह से दे रखे होंगे। इफ देन सीधा नहीं दे रखा तो कुछ और तरह से दे रखा होगा ना। किसी वस्तु के ठंडा होने का तात्पर्य, किसी वस्तु के ठंडा होने का तात्पर्य P, ठंडा होना क्या है ना, ये ठंडा होना, ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट। तात्पर्य मतलब इंप्लाइज है कि उसका तापक्रम कम है, ये क्या है, क्यू स्टेटमेंट है ना। यदि एक वस्तु का तापक्रम कम नहीं है, यदि एक वस्तु का तापक्रम कम नहीं है तो वह वस्तु ठंडा
नहीं है तो वह वस्तु ठंडी नहीं है। ये हो गया इसका कॉन्ट्रापोजिटिव ना। नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, या इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P। और इसका लिखेंगे अपन कन्वर्स है ना। इफ Q, यदि एक वस्तु का तापक्रम कम है, यदि इफ Q लिखेंगे पहले ना, एक वस्तु, उसका मतलब एक वस्तु का तापक्रम कम है तो वह वस्तु ठंडी है, तो वह वस्तु ठंडी है। ठीक है, ये इसका हो गया कन्वर्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते यदि आपको यह ज्ञान नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, ये P है, ये यहाँ से यहाँ तक P है, और आगे क्या है, ये Q है। आपको यह ज्ञात है, इसका नेगेशन लिखना है, Q का नेगेशन। आपको यह ज्ञान नहीं है, उसका नेगेशन क्या होगा, आपको यह ज्ञान है। यदि आपको यह ज्ञान है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, तो आप ज्यामितीय विषय को आत्मसात कर सकते हैं। नहीं कर सकते का नेगेशन क्या होगा, कर सकते हैं। तो आप ज्यामिति विषय को आत्मसात कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, नेगेशन Q, इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P, है ना, दोनों का नेगेशन लिख दिया। और कन्वर्स में इफ Q, यदि आपको यह ज्ञान नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, यदि आपको यह ज्ञान नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है तो आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते। तो आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी। कन्वर्स में तो सिंपल है, इफ स्टेटमेंट यदि है इफ P देन Q, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, इफ Q देन P। सिंपल उल्टा पुल्टा कर दो उसका। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, x एक सम संख्या है, तात्पर्य इंप्लाइज, तो ये P स्टेटमेंट है, ये क्या है, Q, है ना। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इफ नेगेशन Q, यदि x 4 से भाज्य नहीं है, 4 से भाज्य नहीं है, तो x एक सम संख्या नहीं है। तो x एक, इसका भी नेगेशन, x एक सम संख्या नहीं है, ये हो गया इसका कॉन्ट्रापोजिटिव। और इसमें लिखना है कन्वर्स, है ना। इफ Q, यदि x संख्या 4 से भाज्य है, यदि x संख्या 4 से भाज्य है, तो x एक सम संख्या है, तो x एक सम संख्या है। यूं लिख देंगे, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हो गए सारे, और वो क्या हो गए, कन्वर्स इन स्टेटमेंट्स के, है ना। चलो जी, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से प्रत्येक को यदि तो के रूप में लिखे ना, इफ देन की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था इफ देन वाले जो स्टेटमेंट है उनको 5 और तरीके से लिखते हैं ना, मतलब आपको वो 5 और में से किसी एक तरीके से ये स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इफ देन में इनको कन्वर्ट करना है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले पहचानना है कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो किस फॉर्म में दे रखे हैं ना। तो देखो आपको नौकरी मिलने का तात्पर्य मतलब इंप्लाइज है ना, आपको नौकरी मिलती है, मिलने का तात्पर्य है कि आपकी विश्वसनीयता अच्छी है ना। तो P इंप्लाइज Q है ये है ना, P इंप्लाइज Q, ये स्टेटमेंट क्या है P और ये क्या है Q है ना। यदि और इसका जो इफ देन वाला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, इफ P देन Q है ना। यदि P देन Q, यदि P आपको नौकरी मिलती है, यदि आपको नौकरी मिलती है तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है, तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। ठीक है, ये P इंप्लाइज Q टाइप का था स्टेटमेंट, उसको इफ देन में अपन ने कन्वर्ट ऐसे कर देंगे ना। पहले आपको पहचान करनी कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो किस तरह से दे रखे हैं। 5 प्रकार से लिख सकते हैं ना इफ देन वाले स्टेटमेंट को, उनमें से किस टाइप का वो आपको दे रखा है। ठीक है, पहले आपको पहचान करनी है। सेकंड देखो क्या कह रहा है कि केले का पेड़ फूलेगा यदि वह 1 माह तक गर्म बना रहे ना। यदि दे दिया, इफ तो दे दिया, देन आपको ऐड करना ना। इफ दे दिया अपन को क्या है कि यदि केले का पेड़ 1 माह तक गर्म बना रहे, 1 माह तक गर्म बना रहे तो वह फूलेगा है ना। देखो यदि तो दे दिया, इफ तो दे दिया, उसके साथ वाला स्टेटमेंट दे दिया, देन अपन को ऐड करना है ना। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यदि है ना, यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें ना। यदि दे दिया, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें, एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो वह एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है ना। ये दोनों स्टेटमेंट कैसे थे, यदि P तो दे दिया आपको, उसके आगे इफ Q तो दे दिया, इफ P तो दे दिया आपको, देन Q ऐड करना है ना, देन Q करना है अपन को ऐड है ना। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, कक्षा में A ग्रेड पाने के लिए इसके लिए ना अनिवार्य है कि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं ना। इसके लिए ना ये P है और ये क्या है, ये Q है ना, Q। तो ये किस टाइप का है, P इज नेसेसरी, ये Q यहां ये उल्टा दे दिया ना इसको, ये कैसा है, P इज नेसेसरी फॉर Q है ना। तो Q फॉर Q, तो ये क्या है Q, इसके तो लिए ये नेसेसरी है ना, ये नेसेसरी है ना, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो इसके लिए, हाँ इसके लिए तो लिखेंगे, अब इसका उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। अब जब इसका इफ देन लिखेंगे तो ये क्या है, Q है ना, ये Q इज नेसेसरी फॉर P है ना, फॉर P। तो किसके लिए, फॉर P, ये P है और ये क्या है, Q है ना, ये क्या है Q। तो इफ देन लिखेंगे तो इफ यदि आप कक्षा में A ग्रेड पाते हैं, आप कक्षा में A ग्रेड पाते हैं तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न हल कर लेते हैं, तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न हल कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर थर्ड
14.4 में यदि आपको नौकरी मिल गई तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है, ठीक है। यदि केले का पेड़ एक माह तक गर्म बना रहता है तो केले का पेड़ फूलेंगे, तो वह फूलेगा, ठीक है, केले का पेड़ फूलेगा, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे में विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और यदि आप कक्षा में A ग्रेड पाते हैं तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न हल कर लेते हैं, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करें कि नीचे A व B में प्रदत्त कथनों में से प्रत्येक के 1 व 2 में दिए गए कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम कथन पहचानिए ना। नीचे आपको A और B दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनके साथ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। जो A के फर्स्ट और सेकंड में एक तो कॉन्ट्रापोजिटिव है और एक कन्वर्स है, आपको पहचानने हैं कि कौन सा फर्स्ट में, जैसे A है ना, A के साथ ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन दोनों में से एक तो कॉन्ट्रापोजिटिव है A का और एक कन्वर्स है A का। इसी तरह ये B के साथ भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से एक तो कॉन्ट्रापोजिटिव है B का और एक है कन्वर्स है B का। आपको पहचानने हैं कौन सा कॉन्ट्रापोजिटिव है, कौन सा कन्वर्स है ना। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट देखो, A की बात करते हैं ना। यदि इफ है ना, इफ P, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो ये P है, देन Q ना, देन Q, ये Q इफ देन टाइप का है ना। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं, है ना। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा ना, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, इफ P देन Q। तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नेगेशन Q, इफ नेगेशन Q देन P, देन नेगेशन Q ना, नेगेशन P, सॉरी नेगेशन P, ये तो है कॉन्ट्रा, ठीक है। यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, ये तो है कॉन्ट्रापोजिटिव ना, ये तो है कॉन्ट्रापोजिटिव। लिख दो, यहीं लिख दे रहे हो ना, या यहां लिख दे रहे हैं आंसर में। ए के लिए फर्स्ट तो है कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है, और सेकंड क्या होगा, कन्वर्स ही होगा फिर, है ना। यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, ये क्या है, कन्वर्स, ठीक है ना। ये तो बताना आपको कि इनमें कौन सा कॉन्ट्रापोजिटिव और कौन सा कन्वर्स है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट तो कॉन्ट्रापोजिटिव, सेकंड कन्वर्स है। बी की बात करते हैं अगर अपन, यदि आपके पास, यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इफ P, ये P है, तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये क्या है, Q है। अब इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, है ना। ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट तो है कॉन्ट्रापोजिटिव और सेकंड क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज है ना। ये क्या है, कन्वर्स, ठीक है ना। ये किस टाइप का है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, और ये किस टाइप का है, Q इंप्लाइज P, है ना। और इसी तरह से ये क्या है, Q इंप्लाइज P, है ना, P, और ये किस टाइप का, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, इस तरह से, है ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज 14.4 में प्रतिधनात्मक विलोम इस तरह से दे रखा ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.5 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।